बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अवध चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तानी टीम को या पाकिस्तानी नेशन को किसी भी लेवल पे कोई जो सर्व करता है, दीज पीपल आर चोजन बाय गॉड। ये मैं हमेशा कहता हूँ। आज हमने बात देखी कि हमने PSL का आगाज़ भी हो चुका है और उसकी रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं, और पाकिस्तानी टीम का दौरा जो इंग्लैंड है और उसके साथ वेस्ट इंडीज़ के लिए भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस सब से बात करने के लिए आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं, मेरी बहुत ही फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। पाकिस्तान के अगर फाइनेस्ट कीपर कहा जाए तो बिल्कुल कहना गलत ना होगा। पाकिस्तान को एज ए कैप्टन भी सर्व किया और एक बड़े ही कमाल तजिया करते हैं, और मेरा ख्याल है जो आज कल उनकी सबसे बड़ी रिकग्निशन जो है वो उनका दबंग एनालिसिस है। द वन एंड ओनली, नन अदर देन राशिद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने मदू किया मुझे। नहीं बिल्कुल, इट्स रियली ऑनर कि आप हमारे शो में आए। अच्छा, आपसे काफ़ी लंबी डिस्कशन करनी है और मेरा ख्याल है कि मेरी कोशिश होगी कि जो सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में भी थे और जो ऑडियंस भी जानना चाह रही है मैं सारे पूछूं आपसे। थोड़ा सा मैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछता इसलिए हूँ ये क्वेश्चन क्योंकि आप लोग रोल मॉडल भी होते हैं बहुत से यंगस्टर के लिए, और थोड़ा सा अर्ली डेज़ के हवाले से जानना चाहूँगा। जैसे BSc इंजीनियरिंग की आपने माशाल्लाह, और फिर पढ़ा लिखा कल्चर जो है ना लड़कों का वो बहुत कम है। ट्रेडिशन क्या है कि जो स्पोर्ट्स में आते हैं वो एजुकेशन से बहुत दूर होते हैं। तो एक तो अपना अर्ली डेज़ का बताइए, और ये बताइए कि एजुकेशन कितनी हेल्प करती है स्पोर्ट्स के अंदर भी। नहीं, बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि आपको एक तो घर से आपको सपोर्ट मिल जाती है। जब आप अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं तो सपोर्ट मिल जाती है। शुरू में असल में फादर की तरफ से सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिली। सारा यही फोकस था कि आपको पढ़ना है। कुछ घराने होते हैं वो चाहते हैं कि इंजीनियरिंग में जाए, कोई घराने होते हैं कि डॉक्टर बने, अब वकालत की तरफ भी चले गए। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना वो क्रिकेटर की तरफ चल रहा है कि लोग बोलते हैं कि क्रिकेटर बने। लेकिन हम उस जमाने में आपको पता है कि जो हालात थे, स्पोर्ट्स में इतनी ज्यादा पजीराई नहीं थी और घर से बहुत सख्तियां थी, लेकिन फिर भी हमने छोड़ा नहीं, एजुकेशन और स्पोर्ट्स क्रिकेट को साथ रखा। और आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और आगे हमें साथी मिल गए, लाइक शहीद अनवर मिल गए जो कि कैनेडियन थे, जफर इकबाल मेरे साथ थे, नदीम खान ये भी कैनेडियन थे, गुलाम अली, 2-4 प्लेयर ऐसे मिल गए जो कि वहाँ के थे। और इसकी वजह से एक माहौल बन गया था हमारा कि हम पढ़ाई भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। और राशिद साहब, आपने ऑलमोस्ट 37 टेस्ट मैचेस और 166 ODIs खेले, तो वो पूरा जर्नी को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि सच से मैंने इंट्रो में कहा कि यू आर द मोस्ट फाइनेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस। तो कीपिंग की तरफ कैसे शौक था या ग्रेजुअली खेलते खेलते कीपर बन गए? मुझे इलाके में छोटा बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं कि ना बॉलिंग मिलेगी ना बैटिंग मिलेगी तो आप कीपिंग करें। ठीक। तो वो कीपिंग जो शुरू की बचपन में, बहुत छोटी सी एज में, रोड के ऊपर, रोड हो गई या इलाके में गलियों में खेलते थे तो वहाँ पे कीपिंग करना शुरू कर दी। और शायद वही वजह थी कि जो क्विकनेस थी या कलेक्शन थी वो छोटी सी गली के अंदर शुरू की, छोटी सी एज में शुरू की। तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि शौक बढ़ता चला गया। और मैं यही कहूँगा कि जो इलाके की जो क्रिकेट है, जो हम मोहल्ला क्रिकेट कहते थे उस जमाने में, जो खो गई है हमारी, वो आपकी एकेडमीज हुआ करती थी। इसीलिए हम कराची और लाहौर को एकेडमीज का दर्जा देते हैं स्ट्रीट क्रिकेट को। तो वहाँ से मेरे ख्याल से मुझे कीपिंग का शौक पैदा हो गया था। बिल्कुल ठीक। और फिर पाकिस्तान को सर्व करना और फिर एज ए कैप्टन भी सर्व करना, मेरा ख्याल है इट्स अ ह्यूज ऑनर। अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज के राशिद भाई, जिस तरह का मैंने आपको फॉलो किया और कुछ अरसे से आपसे मैं इन टच भी हूँ, तो यू आर द मोस्ट फाइनेस्ट एंड हम्बल पर्सन एज वेल। आप मुझे ये बताइए, जो कंट्रोवर्सी मीडिया के अंदर थोड़ी सी अभी रिसेंटली चल रही है, शायद किसी एक जर्नलिस्ट के वाले से आपने कुछ बात की बट पूरा मीडिया उसको काफ़ी हाइप दे रहा है, पता नहीं आप उसका आंसर देना चाहेंगे कि नहीं? उसका अगर आप कुछ कहना चाहते हो उस हवाले से, वो क्या स्टेटमेंट थी और क्यों वो आपने ऐसी बात कही? देखिए, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। क्रिकेटर, मुझ जैसे क्रिकेटर की ना, हम लोग हेडलाइन में रहते हैं। शोएब अख्तर हो गया, मैं हो गया, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव, मनफी और मस्बत दोनों में रहते हैं। और जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया हम जैसे लोगों से दूर रह नहीं सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, क्योंकि हम लोग क्रिएट करते हैं न्यूज़, हेडलाइन देते हैं, कंटेंट देते हैं। इसलिए कोई भी अच्छा मीडिया की बात कर रहा हूँ वो दूर नहीं रहना चाहेगा। बाकी ये चीज़ें ना होती रहती हैं, वो मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। वो जिसको मैसेज देना था ना, मैंने दे दिया। मैं रिपीट नहीं करता बहुत सारी चीजें। मैसेज लाउड एंड क्लियर गया है बिल्कुल ना, उसके पास भी गया है और उसके मालिक के पास भी गया है। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा वो चले, हम तो काफ़ी हद तक समझ भी गए आपका मैसेज। अच्छा थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने 90s के अंदर आके ये आवाज़ उठाई कि जो जो जुए वाली एलिमेंट है या जो मैच फिक्सिंग की बात है, इसके सबसे पहले आप उन लोगों में शामिल थे। फिर आपके साथ हमने देखा बासित अली ने वो ज्वाइन किया, फिर उस स्क्वाड के अंदर मज़ीद बात करें तो फिर आकिब जवेद ने भी थोड़ा सा उसमें रोल प्ले किया। तो आपका स्टांस की क्या रीज़न थी और आप इस सारे अमल को कैसे देखते हैं कि क्या ऐसी मोटिवेशन आई? क्योंकि नॉर्मली जो मैंने देखा है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि सब डरते हैं और कहते हैं कि खुदा न खास्ता किया तो हमारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। जैसे आकिब जवेद का मैंने इंटरव्यू किया तो ही सेड कि जब मुझे पता था मैं इन चीज़ों की वजह से आवाज़ उठाई, मैं कभी पाकिस्तान टीम का कोच नहीं बन सकता था। इवन दो कि बोर्ड ने 2-3 दफ़ा मुझे कांटेक्ट भी किया, बट मुझे आई वाज डेड श्योर कि मुझे नहीं रखेंगे। तो आपके अंदर उस टाइम के अंदर कैसे जुर्रत आई आपके अंदर? वो ये इंसान की विल नहीं होती कि जरूरत आ जाए, ये आपको बिल्ट इन होता है चीजें ना। कोई क्या अच्छा है क्या बुरा है आपको पता होता है। एज ऑफ, जैसे आमिर का केस था, एज ऑफ 19 में लोगों ने कहा कि छोटा है, ठीक है आप मान लेते हैं, एक हद तक मान लेते हैं, लेकिन हम कौन से बड़े थे? हम 40 साल के नहीं थे उस जमाने में, हम 22-23 साल के ही थे, ठीक है। और डिसाइड मुझे करना था कि यार ये राइट पाथ है, ये रॉन्ग पाथ है, मुझे किस तरफ डिसाइड करना था। तो ऑटोमेटिकली मैं राइट चला गया। तो वो अभी तक उसी के ऊपर चल रहे हैं। जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री आपको पता है, जैसे कयूम रिपोर्ट हो जाए या एजाज यूसुफ साहब की रिपोर्ट हो जाए, भंडारी रिपोर्ट हो जाए, या और भी जितनी भी किंग कमीशन बना, फिर इंडिया में हुआ, आए दिन कंट्रोवर्सी। वो 90 का दौर सुनहरा भी रहा हमारा इंडिया का, और बदमदाख भी बना। बहुत सारे प्लेयर्स का कैरियर ख़त्म हुआ, बहुत सारे प्लेयर्स का कैरियर बच गया वहाँ पे। खैर जिनका बच गया उनको मुबारक करे, लेकिन ये कि करेज थी जिसको ऊपर से लेके नहीं आया, लेकिन ये मालूम था कि आपका कैरियर दाव पे लग जाएगा, और लगा। लेकिन कोई मसला नहीं है, हमने आवाज़ उठाई कॉज के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट को बचाने के लिए। वो बची ना बची, क्योंकि ना मैं जज था ना मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हूँ। तो राशिद भाई क्या समझते हैं कि इनको बता देना, मैंने कोशिश की कि दयानतदारी से, सदाकत से इनको सारी चीजें बता दी जाए, वो बता दी। बाकी डिसीजन लेना, सजा देना, वो मेरा काम अच्छा आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड डिसीजन थे जो बाद में जितनी भी रिपोर्ट्स का आपने नाम लिया, खासतौर पे जस्टिस क्यूम की बात करते हैं, तो जिन्होंने सारी की, तो क्या लगता है कि वो जस्टिफाइड सारा उनकी जो डिसीजन मेकिंग आई बाद में? यार वही बता रहा हूँ कि जस्टिस कयूम साहब ने, मैं बहुत मतलब एहतराम करता हूँ उनका, जो भी जजेस हैं पाकिस्तान के सबका ही करता हूँ। शिकायत भी तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि मलिक साहब के साथ जो मतलब कि हुआ, जो और भी प्लेयर थे, मैं पूरी रिपोर्ट अगर पढ़े हैं, लेकिन ये कि कुछ बच गए, ठीक है, नई डिसीजन लिए गए, लेकिन अकेले मलिक साहब को सज़ा देना वो भी नाजायज़ था। बिल्कुल ठीक। अच्छा थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। आपने थोड़ा टाइम 2007-8 में पीसीबी के साथ भी काम किया एज ए विकेट कीपर कोच, फिर आप अफगानिस्तान के साथ भी अटैच रहे एज ए कोच। तो कोचिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा और फिर अब लेटर ऑन आपने इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? ओहो, कोचिंग में शुरू बचपन से ही माइंड ना कोचिंग की तरफ चला गया। जब मैं खेल रहा था, मेरा लास्ट कमबैक हुआ 2000 में, जब विकी के वकार यूनुस कैप्टन थे इंग्लैंड के टूर पे। उससे पहले मैंने अपनी एकेडमी कराची में स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरा करियर पता नहीं, 98 में मैं लास्ट टाइम खेला था एज ए कैप्टन, मेरी नेक टूट गई थी। उसके बाद मुझे लग रहा था शायद मेरा फिनिश हो गया, तो मैंने क्रिकेट एकेडमी वहाँ पे कराची में फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू की, और जुड़ गया उसके साथ। मैं सीखने लगा, कोचिंग सीखने लगा, और बहुत मज़ा आया। तो उसी सीखने में मैंने अपने आप को चेंज किया। पहले यार मैं बैटिंग ऐसे करता हूँ, मैंने ग्लेन टर्नर की जो वीडियो देखी है, या रिचर्ड हेडली की, या एलन नॉट की वीडियो कोचिंग की देखी है, उसमें तो बता रहा है कि कोच ऐसे खड़े होना है। तो मैंने बैटिंग करना शुरू की, तो वो मेरी खुद बैटिंग में फ़र्क पड़ गया। तो फिर मैंने ये सोचा, मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई, कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी। तो जब मैं फर्स्ट क्लास खेला तो मेरी बैटिंग में बहुत बड़ा चेंज आया, और मैंने उस साल तकरीबन 650 पौने 700 रन किए, और टॉप ऑफ द 5 टॉप में था, जिसमें इंजमाम भी थे जी। 65 की मेरी एवरेज थी शायद, वो 99-2000 का सीजन था, या 2000 का सीजन था, 2000 का। तो उसके बाद इंग्लैंड की का टूर था, उसमें मैं आ गया, तो कोचिंग शुरू कर दी। मैं दूसरों की कोचिंग करने लगा, सईद अनवर की कोचिंग करने लगा खड़े होके मजे से। तो वो एक जोश होता है।
जी। तो आगे जब क्रिकेट छोड़ी तो फिर अपनी एकेडमी के साथ फिर अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान आई। जब वो इतने मशहूर नहीं थी तो मेरी एकेडमी के पास साथ 15-20 दिन रहे, उसमें शुरू किया। तो वो बिल्डअप मेरा शुरू हो गया था यार, एज ए कोच एज ए कोच एज ए कोच। फिर मैं पीसीबी के साथ मुंसलिक रहा 2 साल, फिर अफगानिस्तान चला गया। मेरे लाइफ के बेस्ट डेज जो हैं कोचिंग के या क्रिकेटिंग के, खेलते हुए या कोचिंग, वो अफगानिस्तान के हैं। अच्छा, थोड़े सा मजीद आगे चलते हैं। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि 90s के जितने भी प्लेयर हैं उनके ऊपर एक एलिगेशन रहता है, जैसे शायद फ्रीदी ने अपनी बुक में लिखा, या एक दफ़ा आपके साथ ही मैं शोएब अख्तर का इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने कहा कि 90s के जो प्लेयर थे वो मोस्टली जेलस भी थे और लेग पुलर भी बहुत ज़्यादा थे। बड़े हार्श वर्डिंग थी, मैं शायद वो रिपीट भी ना करूँ। तो आप उनमें से नहीं है, तो उन्होंने आपका नाम भी मेंशन किया कि आप, तो ये क्या रीज़न थी कि 90s वाले प्लेयर जो आपने बाद में आने वाले जो प्लेयर थे उनके साथ भी और आम जनरल पब्लिक के साथ भी उनका एटीट्यूड थोड़ा सा काफ़ी स्टबर्न कह लें या प्राउडी कह लें, जो भी उसको नाम दे, वो डिफरेंट था? तो क्या रीज़न समझते हैं कि आप ऐसे नहीं थे और बाकी साहब ऐसे क्यों थे? ये मैं पर्सनल तो किसी को नहीं बोल सकता कि मेरे 90s के प्लेयर कैसे थे। मेरी जो यादें हैं क्रिकेट की हैं, देखिए शाहिद का अपनी सोच है, शाहिद बोल सकता है, शायद शोएब की अपनी सोच है, मेरी अपनी है, ठीक है ना। मैं अपने जो कुलीग थे, जितने भी प्लेयर थे, मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, मेरी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, नज़रियात में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं नफरत नहीं कर सकता अपने प्लेयर के साथ, ठीक। जो कुछ भी है। मैं जिससे भी जितना भी लड़ाई की मैंने, लड़ाई क्या मतलब, जो मेरे नज़रियात अलग अलग थे, लेकिन मैं नफरत तो नहीं कर सकता अपने प्लेयर से, चाहे जी। वो कोई भी हो, जिसको सजा मिली या ना मिली। वो मेरा कप्तान है या मेरा कुलीग है या मेरा प्लेयर है, तो ठीक। मैं उसमें नहीं जा सकता। आज भी मिलते हैं हम, इख्तलाफात हुए थे, हम आज भी मिलते हैं, गले मिलते हैं, अच्छी बातें करते हैं। जो हुआ हिस्ट्री यार, उसको हमने अच्छा करने के लिए किया था, नहीं हुआ वो उसमें ना मेरा फॉल्ट है ना वो आपका फॉल्ट है, वो जी। नहीं हो पाया जो चाह रहे थे हम। जी। अगर वो सही हो जाता तो दोबारा ये इंसिडेंट 2010 में जो हुआ आमिर आसिफ और सलमान बट का, वो नहीं होता। फिर दोबारा खालिद और शर्जील का जो हुआ वो नहीं होता। बस कोताहियां रह जाती हैं, सिस्टम है, इसको सीखना पड़ता है। नए बोर्ड आते हैं, नए लोग चलाते हैं, नए तरीके से जी। चलाते हैं, तो वो सही नहीं हुआ। लेकिन 90s के प्लेयर आज भी मेरी अगर यादें अफगानिस्तान के बाद अगर कुछ हैं, वो 90s के प्लेयर हैं, वो सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ खेले। जी, राशिद लतीफ़ से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, राशिद लतीफ़ से कुछ मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो कुछ अब बात कर लेते हैं पीएसएल के हवाले से भी, क्योंकि पीएसएल कंटिन्यू हो चुका है। पीएसएल का हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे ही HBL 6 की बात करें तो कंटिन्यूसली प्रॉब्लम, चाहे उसकी ओपनिंग सेरेमनी बात हो, बायोस्फीयर बबल की बात करें, फिर एक शूट रखा गया जिधर से ये ट्रिगर डाउन हुआ, फिर पोस्टपोन हो गया, फिर यूए के लिए फ्रेंचाइज वालों ने पीसीबी को इंसिस्ट किया कि हमने इधर नहीं करवाना, आप उधर करवाएं, NCOC ने भी कह दिया। फिर ये लोग उधर जब चले गए तो 2 वीक ऐसी स्पेकुलेशन होती रही कि शायद अब पोस्टपोन हो जाएगा, अब कैंसिलेशन हो जाएगी, वीज़े नहीं लग रहे थे, अभी भी कुछ प्लेयर के नहीं लगे। तो ये सारे सिस्टम को कैसे देखते हो? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, एक तो प्रॉब्लम का जिम्मेदार कौन है जैसे, और दूसरा साथ ये है कि क्या वसीम खान को खुद लीड नहीं करना चाहिए? तो क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन किया समीउल हसन बर्नी से, उन्होंने कहा इनकी जेडीज़ के अंदर ना चेयरमैन की है ना वसीम साहब की जेडीज़ थी कि वो जाके उसको लीड करते। यही क्वेश्चन मैंने नजम सेठी साहब से किया अपने लास्ट शो में, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं पहले खुद लीड करता था, खुद जाके सारी चीज़ें फाइनलाइज करता था और फिर जाके इसको किया जाता था। और इसमें लास्ट ये क्वेश्चन भी ऐड कर लें कि इसमें फाइनेंशियल पाकिस्तानी बोर्ड को कितना ज़्यादा डेंट पड़ा, क्योंकि आपने बायोस्फीयर बबल का अगर बाहर से एक कंपनी को ही अपने डक करना था और उसी ने मॉनिटर करना था, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर वाज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि कज़ाफ़ी आपको भी पता है कि एक बंद हो जाता है, किले की तरह है, आप उसके गेट बंद कर दें, नो बॉडी कैन कम इनसाइड। आपका जो स्टाफ था कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, आप उसको अकेडमी ठहराते, प्लेयर्स को आप पीसी में ठहराते, तो बड़ा ईजिली आप मैनेज कर सकते थे सारे को और फाइनेंशियल डेंट भी ना पड़ता। इस सारे को बताइए प्लीज़। बहुत सारों की गलतियां हैं, बहुत सारों की कोशिशें हैं जिसकी वजह से मुमकिन हो सका है ये, ठीक है ना। सेठी साहब डिफरेंट लोग, देखें ये वो इस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते थे, उनका डोमिनेट करना, उनकी पर्सनालिटी जो है ना वो डोमिनेटिंग थी। हम मिले, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पीएसएल को रन किया, बनाया, और
उनको बस ये टाइम आया कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको ऊपर लेके आ गए। हर कोई सेठी साहब नहीं हो सकता, हर कोई खालिद महमूद साहब नहीं हो सकता, हर कोई आरिफ अली खान अब्बासी या जनरल तौकीर ज़िया नहीं हो सकता। डिफरेंट दौर है, डिफरेंट तरीका है। उस वक्त कोविड भी नहीं था, ये डिफरेंट सिचुएशन है। लीड जहाँ तक ताल्लुक है, लीड करने की लीड जरूर किया होगा, बाहर से बैठ के किया होगा। उनकी मर्जी के बगैर जितने जितने भी लोग गए हैं वहाँ पे, जो कि अबू धाबी जाके गए हैं, बैठे हैं, उनकी मर्जी के बगैर या उनकी मशावरत के बगैर कोई भी काम नहीं हुआ होगा। जी लेकिन एक वक्त ये ऐसा पहुंच गया कि हुकूमत पाकिस्तान को अमल दखल करना पड़ा, जी इंटरवेन करना पड़ा। आपने सुना होगा कि शाह महमूद कुरैशी जी साहब ने फोन किया और बात की। दोनों अलग है, यहाँ पे डिफरेंट है, वहाँ बादशाहत है, किस तरह से लेके चलना है। हम्म, हमारी गलती जो हुई है, हमने जल्दी की, जो कि मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि फ्रेंचाइज ने पुश किया है पीसीबी जी को कि हम खेलेंगे, हमारे इंटरनेशनल जो बाहर के जो प्लेयर्स हैं वो नहीं आएंगे। ये तासुर गलत था। तासुर इसलिए किया था, डेविड विजे के अलावा तो सारे प्लेयर आए। डेविड विजे ना वहाँ खेलते ना यहाँ खेलते। खैर एनीवे, जब पुश किया, जब 6 फ्रेंचाइज पुश कर रही हैं पीसीबी को, तो उन्होंने कहा यार अब क्या करें, हमें कराना भी जरूरी है। हम्म, तो जब दुबई में जाके मीटिंग हुई है तो उन्होंने कोशिश की कि यार इसको हम खत्म कर दें यहीं पे। लेकिन क्या हुआ, क्या एक सजेशन था पाकिस्तान क्रिकेट, वो इनका फ्रेंचाइज का, वो अच्छा था हम्म, कि हम जनवरी में लेके चले जाते हैं इसको, और उसके बाद नेक्स्ट जो है उसी साल में हम करा देंगे, सेम फाइनेंशियल ईयर में हम करा लेंगे। लेकिन पीसीबी के शायद ये मैं सुनने की बात है, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन जिसने भी बताया बहुत ही वसूख के साथ ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम या न्यूजीलैंड की टीम आ रही है जिनको हम होम जी वसीम का साहब ने यही दर्जा। कहा है, जी यही कहा है वसीम साहब ने कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की वजह से कैंसिल किया। तो यहाँ पे फिर फ्रेंचाइज ने थोड़ा सा काउंटर अटैक ये किया कि भाई हमें अपनी फ्रेंचाइज बचानी है, तो अगर पीसीबी सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। ठीक है। इंडिया ने अपनी आईपीएल बचाने की कोशिश की है, बिग बैश ने अपनी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बिग बैश बचाने की कोशिश की है, श्रीलंका ने अपनी लीग करा ली है, कैरेबियन लीग अपनी करा ली है, पीसीबी नहीं करा है। तो इस वजह से हमें वहां पे कराना पड़ रहा है। हम कोशिश थोड़ा सा ईद के बाद कर लेते तो शायद इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कोविड के केसेस बहुत कम है। यहाँ पे रेट जो है बहुत कम हो चुका है, लेकिन डिसाइड हो चुका था। वो क्रंच जो टाइम था वो 5 से 10 तारीख का था, जिसमें वो डिसाइड करना था। वो डिसाइड कर चुके थे और ईद आने वाली थी, उसकी छुट्टियां आने वाली थी। शायद टाइमिंग का इतना ज्यादा फर्क पड़ गया जिसकी वजह से शायद हम बाहर चले गए खेलने के लिए। जब आप दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, वहाँ के कानून लागू हो जाते हैं, वहाँ के यहाँ पाकिस्तान में होता है डिफरेंट होता, अखराजात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम्म वो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पे कराने चाहिए। लेकिन एक चीज नजर आ रही है कि हमारी बड़ी मुश्किल से होम सीरीज हमें खेलने को मिल रही थी। हमारा पीएसएल यहाँ पे आ गया था, हम दोबारा बाहर चले गए, वो भी डिफरेंट रीजन की वजह से। लेकिन इसके बाद हमें नहीं जाना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आती है या न्यूजीलैंड की सीरीज आती है, अब हमें बाहर नहीं जाना अच्छा चाहिए। भाई, अगर एक हम एक बाहर, मेरा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करने लगा हूँ। एक चीज़ ये थी कि जैसे भारत जो है उसने अपना आईपीएल अब शिफ्ट कर रहा है यूएई के अंदर, तो उनका जो टीम है उन्होंने अभी से वर्किंग शुरू कर दी और यूएई की मैनेजमेंट के साथ बात अभी से करना शुरू कर दी। मोस्ट लाइकली सितंबर में या अक्टूबर में वो कोई प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो आपको नहीं लगता कि हमने इन्होंने बहुत डिले किया, और जैसे हमने बात की अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए, फाइनेंशियल बहुत इन्वॉल्व हो गए। आखिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई करोड़पति भी होगा इस तरह 5 स्टार होटल के अंदर रहना और इतने लंबे टाइम के लिए रहना और इतना ज़्यादा स्क्वाड को करना। आखिर तो पैसा आवाम का, और ये पाकिस्तान बोर्ड को खर्च करना चाहिए प्लेयर्स के ऊपर ही। ऑब्वियसली सबसे बड़ी कमोडिटी है पीएसएल, तो इसकी कोई बेहतर मैनेजमेंट के साथ प्लान नहीं कर सकते थे। और दूसरा, जो वसीम साहब आजकल नाराज़ है, शायद वो अपना उनका स्टांस होगा, बट वो मेरा ये मानना था कि फिजिकल इम्पैक्ट कुछ और डालता है। जैसे नजम सेठी साहब ने कहा कि वो 2 दिन पहले क्यों आए, और पीएसएल होने से अभी 2 दिन पहले वो अभी उन्होंने ज्वाइन किया, तो वो पहले उनको फिजिकली होना चाहिए था। तो दोनों को कैसे देखते हैं आप? आपने बहुत सारे सवाल एक साथ फेंक दिए, और बड़े भारी भरकम लोगों के, एक वसीम खान, एक नजम सेठी साहब का, दूसरा आईपीएल इंडिया का। देखें, उनकी जो वर्किंग है डिफरेंट है, क्योंकि उनकी जो क्रिकेट है ना, वो है फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, जी हमारे यहाँ नहीं। मैं काफी साल से ये बोल रहा हूँ कि हमारी भी क्रिकेट जिस नहज पे जा चुकी है ना, हमें हुकूमत से मदद लेनी पड़ती है। जी अगर हुकूमत में बार बार मदद लेनी है तो इसको फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना लें आप, और उसको उसी तरीके से देखा जाए। ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें मिनिस्ट्री करेगी, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है ना, तो वो उसी लिहाज से वो करेंगे। जब क्रिकेट बोर्ड के लोग 7-8 लोग गए वहां पे,
और उनको जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर आपकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो उसको बात करती और उनके लोग जाके डिसाइड करते, फिर आप लोग जाते। डेलीगेशन इंडिया का भी अभी से पहुंच गया, उनके सितंबर में मैचेज हैं, लेकिन अभी तक डेलीगेशन पहुंच गया है। वो वहां से उनके प्रिंस से टाइम लेके टाइम लिया और मीटिंग की है। हमारे यहाँ ये नौबत नहीं आई, इस पे नहीं नहीं हुई। वहां पे जो मैंने अखबारात देखे, छोटी सी एक हेडलाइन आई थी कि पीएसएल यहाँ होने जा रहा है। जहाँ पे आईपीएल की अगर बात करते हैं, जिसे अनाउंस हुआ है, तो खलीज टाइम में आधे पेज की न्यूज थी जी। कि वहां होने चला जाए। तो ये फर्क है हमें पीआर का या उसका। जहां तक आपने बात की, नजम सेठी साहब की बात की या वसीम खान थी, उनके जो स्टेटसमैन की बात की है, उसमें यही है कि थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें जवाब नहीं देना। मैं पर्सनल कैपेसिटी में किसी को जवाब दे सकता हूँ। जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक एक ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको, आपके अगेंस्ट भी होंगे, आपके फेवर में भी होंगे। बस जो अगेंस्ट, हम जैसे लोग जो बात करते हैं, अगेंस्ट अगर बात कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज के मैटर, जी। हमें भी ना, मीडिया को भी, हमें पर्सनल नहीं होना चाहिए जी। वसीम खान या मान साहब को। जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए, मैसेज के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। वहाँ होनी चाहिए दिल्ली की, नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में, फाइनेंशियल क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करें। लेकिन पर्सनल अटैक अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा, जो जाफी करे या मैं करूं या कोई भी करे, वो गलत होता है। इसी तरह इनको, वसीम खान साहब को भी मोहतात रहना कि यार कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो किसी को बुरी लगे या पर्सनल अटैक हो जाए किसी, नहीं, या किसी चंद लोग नाम ले लें, वो भी गलत है। बोर्ड चेंज होता है, सारा कुछ होता है, 19 के बाद सरफराज को हटा दिया जाता है, क्रिकेट कमेटी बनती है, मिसबा उसी का पार्ट होते हैं, मिसबा ही उनको इल्ज़ाम ठहराते हैं, मिकी आर्थर को उनको हटाते हैं, खुद ही तीनों ओहदे ले लेते हैं। तो ये कितनी जस्टिफाइड सारी चीज़ें हैं या अनजस्टिफाइड है? अब बाबर का भी आ जाना, ऑब्वियसली बाबर विल बी लर्निंग कैप्टन, वी सपोर्ट हिम, बट ये सारे इंसिडेंट को, ये 7-8 साल के स्पैन के अंदर जो कुछ हुआ, ये कितना डेंट करती है पाकिस्तान क्रिकेट को? आपके तीर सारे आपने मिसबा उल हक को मार दिए, सारे तीर चारों तरफ से मार दिए। नहीं, मैंने तो आपके आगे क्वेश्चन रखे जी। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। मिसबा मिसबा बहुत जबरदस्त प्लेयर, हमारे कोच, कैप्टन गुजरे, बहुत कामयाब तरीन कैप्टन गुजरे पाकिस्तान के। और इसमें ये देखना पड़ेगा 2010 का जो आपने हवाला दिया है ना, वो बहुत अहमियत का हामिल है। वजह क्या है कि ये 9-10 में ऐसा हुआ है कि दुनिया साइंटिफिक तरीके में जाना शुरू हो गई थी। जी। और 2 साल के अंदर उन्होंने बायोमैकेनिक्स लैब हो जाए या जितनी भी चीजें हैं उनको अडाप्ट कर ली। अब वहाँ का जो हेड कोच है वो डिपेंड करता है, जो आपका बायोमैकेनिक्स का कंसल्टेंट है वो बताएगा, आपको पेपर देगा, ब्लूप्रिंट देगा कि भाई मिसबा उल हक में या इमरान साहब में या इरफान साहब में ये फॉल्ट है, इसको इस तरह से खेलना है। ये हमें साइंटिफिक वे में बता रहे हैं। पावर हिटिंग है साइंटिफिक वे में, नेकेड आई में कोचिंग नहीं हो रही। ऐसे ही। हम उसी पे आज तक हैं। हमारी जो हमने लगाई थी 2006-7 में, हमारी बायोमैकेनिक्स लैब लगी है, जो कि आज हमारी किसी यूनिवर्सिटी में या मेडिकल कॉलेज में कहीं पे लगा दी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो वो क्या एक्टिव नहीं है, कैमरास हमारे खराब हो गए, सॉफ्टवेयर हमारा खराब हो गया, तो हमें नई लेनी चाहिए। वो भी तकरीबन 10 करोड़ का एक खर्चा है। जी। तो बाकी अब मैं मिसबा के ऊपर आता हूँ। देखिए, हमारे पास जो प्लेयर, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमने खेली है, वो स्लो क्रिकेट हो गई है। जी। हमारे पास यूसुफ यूनुस के बाद कोई टेस्ट क्रिकेट में ऐसे प्लेयर नहीं आया जो कि बहुत ही डिपेंडेबल हो। बाबर आजम हमारा व्हाइट बॉल का बहुत डिपेंडेबल प्लेयर है, लेकिन हम टेस्ट मैच में अभी भी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो स्टाइल है हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास जो क्रिकेट, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अट्रैक्ट नहीं कर रही हमारी आवाम को। हमारी क्लब क्रिकेट हमारी थोड़ी सी पीछे चली गई है, नजर नहीं आ रही खेलते हुए। तो जो भी अंडर 19 के पाथवे से आ रहा है, उनको भी जो क्रिकेट मिल रही है, उसका मेथड जो है वो स्लो डाउन है। बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स नहीं है। जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है वो आउट हो जाते हैं। तो ये हमें अब दोबारा से इसको रीग्रुप करना पड़ेगा और नए कोचिंग स्टाइल से, नए सोच से, साइंटिफिक वे में जाना पड़ेगा। जहाँ तक सरफराज की आपने बात की, वो बहुत गलत फैसला था उनको कप्तानी से हटाने का। ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन जब आप तीनों फॉर्मेट के कैप्टन चेंज कर रहे थे, अजहर अली आ गए थे बीच में, जी। वो अजहर अली समझ में नहीं आया, अजहर अली को भी हटा दिया। अब बाबर आजम आए, अल्लाह करे कि ये परफॉर्म करें और साथ में तीनों फॉर्मेट को अच्छी तरीके से लेके चलें। लेकिन सरफराज वाला डिसीजन में एक दफा फिर पढ़ूंगा, वो पीसीबी की थोड़ी सी जल्दबाजी थी जिसकी वजह से वो डिसीजन हो गया। और हम कोशिश ये करनी चाहिए हमारी कि हम
हर फॉर्मेट के जो टीम बनाते हैं वो उसी फॉर्मेट से लेके जाएं। टेस्ट की परफॉर्मेंस में फर्स्ट क्लास के हों, वनडे लिस्ट ए की परफॉर्मेंस वहाँ हो, और T20 के प्लेयर T20 में हो। हम मिक्स करके सबको खिला देते हैं, राशिद टीम भाई, अनाउंस मेरा कर देते हैं। क्वेश्चन पहला वो दरमियान में रह गया कि मिसबा का जो एज ए कोच बनना वो जस्टिफाइड था, वो ठीक डिसीजन था, और अभी लेवल 2 उन्होंने अब किया जाके, वो पाकिस्तानी क्रिकेट को हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं, जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपसे क्यों, हालांकि मेरे बड़े करीबी मुनासिब हैं मिसबा उल हक के साथ, लेकिन गलत था वो। देखें, लेवल 2 तो हम अपनी एसोसिएशन में नहीं लेते, मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करूंगा। लेवल 2, लेवल 3 5 ईयर एक्सपीरियंस, या लेवल 4 3 ईयर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से कोच बनता है, सर्टिफिकेट से नहीं बनता। सर्टिफिकेट तो मेरे पास भी है, आपके पास भी ले सकते हैं, लेकिन क्या मिसबा का एक्सपीरियंस नहीं था, सीख रहा है वो। पाकिस्तान जो टीम है वो सीखने की जगह नहीं है। नो डाउट मिसबा अब जाके थोड़ा देखिए एक्सपीरियंस आ गया, मार खाई है मिसबा ने ना। जब तक फेलियर नहीं होता अच्छा कोच या अच्छा प्लेयर नहीं बनता। तो मिसबा ने अपनी कप्तानी में भी मार खाई है शुरू में, और अपनी कोचिंग में भी मार खाई है। जी नाज़रीन, राशिद साहब से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आके हम जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस हवाले से बात। जी, अच्छा, थोड़ी सी बात मैं अब सर ओडीआई के वाले से भी कर लेता हूँ। ओडीआई की सिलेक्शन के अंदर हमने देखा कि एक तो हारिस सोहेल का कमबैक हुआ, मेरा ख्याल है बड़ा बिल्कुल राइटली इट वाज डन, क्योंकि ओडीआई के अंदर उनकी एवरेज बहुत अच्छी है। और इसी तरह हमने देखा अब्दुल्ला शफीक का दोबारा इधर नाम है। अब ये इधर इनके पास क्या प्रेसिडेंट है कि उन्होंने अभी डोमेस्टिक में सिर्फ एक मैच खेला हुआ है, या जो पाकिस्तान कप हुआ उसमें उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस की, क्यों इंडक्ट किया गया, सलमान अली आगा को चांस दिया गया, ये अच्छा टैलेंट है। तो ओडीआई की सिलेक्शन को आप कैसे देखते हैं सर? ओडीआई में देखिए, सलमान अली आगा को टेस्ट में सिलेक्ट किया था, हमने कहा था नहीं इसको वनडे में लो, तो वनडे में आ गया। वनडे में गुड प्लेयर वो, टेस्ट मैच में भी अच्छा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक प्लेयर का अंदाजा हो जाता है खेलते हुए देखते हुए कि अच्छा खेलता है, अवेयरनेस है गेम की, और उसके सिलेक्शन में आप कह सकते हो कि राइटली उसको। लेकिन क्या है, हमें इनको चांस भी देना है, सिर्फ घुमा के नहीं लेके आना। मिडिल ऑर्डर की हम वनडे में जरूरत है, खिला दें इसको खिलाएं और अच्छी तरीके से पॉलिश करें। फ्यूचर में हमारे ये बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और दूसरे प्लेयर की किसकी बात की थी आपने? जी, उसमें अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा की बात की थी। अब्दुल्ला शफीक को देखे ना, आपको खिला दोनों को, प्लेयर्स को देखिए। मैं पहले भी किसी शो में कहा है कि हम टैलेंटेड प्लेयर हैं, हम बोलते हैं हम जब तक टैलेंट को आग में नहीं फेंकेंगे तो कुंदन कैसे बनेगा? उनको फेंकना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। सिर्फ टूर कराने से प्लेयर खराब होता है। हो सकता है अब्दुल्ला शफीक T20 का प्लेयर नहीं हो, वनडे का अच्छा प्लेयर हो, टेस्ट मैच का अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो दोनों फॉर्मेट हमने इसको खिलाया ही नहीं। फिर हम बात करते हैं इसकी आगा की बात करते हैं, इनको भी खिलाना चाहिए। जब वनडे आए तो आप चांस दें, इनको खिलाएं, और ये खेल के ही अच्छे प्लेयर बनेंगे। तो ये दोनों सिलेक्शन जो ऐसी हैं, एक क्वेश्चन मार्क है। अब्दुल्ला शफीक बहुत यंग है, अभी डोमेस्टिक नहीं खेली हुई, हो सकता है हाईली टैलेंटेड हो, इसकी वजह से उन्होंने लिया। लेकिन जब बहुत हाईली टैलेंटेड होता है, वो जब टीम में आता है तो खेलने जाता है। वो अभी तक खेले नहीं, जहाँ खेले वो फ्लॉप हुए। अच्छा, मैं लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो T20 की सिलेक्शन है, क्योंकि T20 पे अभी बहुत ज़्यादा मैचेस आने हैं, वर्ल्ड कप भी 2 आ रहे हैं, और इनका अनाउंसमेंट भी यही थी कि यही लड़के मोस्ट लाइकली वर्ल्ड कप खेलेंगे। इसमें सबसे पहला नाम जो डिस्कशन का बात भी बन रही है आज़म खान की है। आज़म खान से पहले आपने काफ़ी लड़के ट्राई किए, खुशदिल शाह को ट्राई किया, इफ्तिखार को किया, हुसैन तलत को किया, आसिफ अली, किसी ने परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, इसमें अब 3 नाम थे जो बैटिंग ऑर्डर हमें सफ़र कर रहा है, 5वां 6ठा। इसमें एक तो शुएब मलिक का नाम था, क्योंकि यूएई के अंदर कंडीशन के अंदर मेरा ख्याल है कि सबसे वैलिड बैट्समैन बनते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैं शायद उसका हामी नहीं हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में वो उस तरह परफॉर्म ना कर सके, उनको क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया। दूसरा नाम सोहेब मकसूद का है, जिसका 168 का स्ट्राइक रेट है। अभी लास्ट वीक भी उसने जो प्रैक्टिस मैच के अंदर भी 78 किया, पाकिस्तान कप के अंदर उसने सेंचुरीज की, और वैसे भी उसने, हमने देखा जो T20 नेशनल हुआ उसमें भी बड़ी आउटस्टैंडिंग 3-4 इनिंग्स खेली। उसकी सिलेक्शन ना होना और इन सारों को क्रॉस करके आज़म खान को इंडक्ट करना, और 2 कीपर आपके पास ऑलरेडी हैं। सरफराज को आप लेके जाते हैं, खिलाते नहीं है, साथ रिजवान आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, तो ये जस्टिफाइड डिसीजन है सर? ये डिफरेंट नंबर के प्लेयर हैं। शोएब मकसूद की मैं पहले बात करूंगा। शोएब मकसूद ने पाकिस्तान कप में आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, एक इनिंग तो उनकी यादगार थी, बहुत ही जबरदस्त थी। वहां पे उनको टीम में आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए?
मतलब कि उस वक्त शर्जील टीम में नहीं थे, पार्ट नहीं थे पाकिस्तान टीम का। उस वक्त बनता स्लॉट के ये 3 नंबर पे आ सकते हैं क्योंकि बाबर ओपन कर रहे थे, जी वो टाइम निकल गया। अब शर्जील आ गए हैं, शर्जील आ जाते हैं, वो रिजवान के साथ ओपन कर रहे हैं। उस वक्त रिजवान भी ओपन नहीं कर रहे थे इंटरनेशनल में, ये ओपन कर गए। और नंबर 3 पे ऑटोमेटिकली आ गए बाबर, आ गए नंबर 4 पे हफीज आ गए। और फिर बाबर ने ट्राई किया नंबर 5 फखर जमान को कर लिया है। नंबर 6 पे अब फ्लॉप हुए हैं काफी प्लेयर, क्योंकि हफीज जब नहीं थे तो हुसैन तलत को खिलाया गया और वो भी रन नहीं कर सके। नंबर 5 नंबर 6 पे खुश दिलशाह खेले, इफ्तिखार खेले, आसिफ अली खेले, लेकिन खातिर खा कामयाबियां नहीं मिली। नंबर 6 के लिए अभी प्लेइंग 11 के लिए मैं जाता हूँ, वो सरफराज की जगह बन सकती है नंबर 6 में, व्हाइट बॉल लेकिन क्रिकेट सर में बन इन्होंने सकती है। इमाद को इंडक्ट कर लिया, पहले इन्होंने विदाउट नो रीज़न निकाला, एटीट्यूड का पता नहीं मसला था, कुछ का क्लियर बात नहीं की, लेकिन अभी इन्होंने कहा जी हमने डाल दिया। डाल दो कि इन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली बट इंडक्ट कर दिया। ये काफ़ी क्वेश्चन मार्क करते हैं कि किन रीज़न से हटाया गया और क्या परफॉर्मेंस दी, किस रीज़न से दोबारा इंडक्ट कर दिया। तो मेरा ख्याल है नंबर 6 पे तो उसको लाएंगे, बट नवाज़ ने आपको बहुत जिताया है। अब नवाज़ को अगर आप बिठाते हैं और आप इमाद को डाल रहे हैं T20 में, तो फिर ये किस तरह लॉजिक चलेगी? देखिए, हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है। नवाज ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इमाद क्या थोड़ा सा बिग ओकेजन का प्लेयर लगता है, थोड़ा सा मतलब। और मजीद क्या आप कह सकते हैं कि मेंटली टफ है वो ज्यादा। स्किल वाइज आप कह सकते हैं नवाज बेहतर प्लेयर है, लेकिन मेंटली तौर पे प्रेशर वाले मैचेस में ना ये इमाद ज्यादा ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन 6 नंबर पे बैट्समैन को आना चाहिए, जो विकेट कीपर है या बैट्समैन है उनको आना चाहिए। अब मैं आजम की बात करता हूँ, आजम हिटर है, लेकिन हमें ये देखना है इस नंबर पे अब नंबर क्या है। वो कोयटा से किस नंबर पे खेला, वो लंका लीग में किस नंबर पे खेला, 10 पे किस, और सिंध के लिए किस नंबर पे खेला। 6 नंबर पे या 7 नंबर पे खेलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो पावर हिटर माने जाते हैं। जी तो हो सकता है कि वहां पे जब इनको चंद बॉल मिले, जब इनको मौका अगर इंशाल्लाह अगर मिलता है, चंद बॉल मिले, तो वहां पे जो हम ढूंढ रहे हैं कि पावर हिटर, हो सकता है कि आदम की शक्ल में हमें कोई ऐसा प्लेयर मिल जाए। लेकिन फिर भी अभी भी ये जो हमारी जो जगह है इस पर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है हमें। हमारी जो मिडिल ऑर्डर है, जो प्रीवियस सीरीज में लोग खेले हैं या अब खेलेंगे, जब तक इनको लगातार परफॉर्म नहीं करेंगे, तो जब तक हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं आएगा, जब तक एतमाद नहीं आएगा तो फिर हम इसी तरह से हल्के हल्के अपनी सारी टीमों में रैंकिंग जो है वो हल्के हल्के नीचे होती चली राशिद भाई, जाएगी। 2 क्विक क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, लास्टली पूछना चाहूँगा। एक तो आमिर और वहाब का क्या फ्यूचर है, क्योंकि वहाब ने PSL में सबसे ज़्यादा आउट किए हुए हैं और सीनियर प्रो है, और जैसे बात करें तो T20 के अंदर हमें साउथ अफ्रीका में बड़ी मार पड़ी और हमने देखा कि जिम्बाब्वे के अंदर भी काफ़ी फंसे हम। तो आप हसन अली एक मुझे लगता है एक ऐसा बॉलर है अकेला जिसने आपको सारी सीरीज़ में बचाया। तो आपको नहीं लगता कि इसके, और मुझे एक और प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि न्यू बॉल के साथ शहनशाह अफरीदी से भी आउट नहीं हो रहे। अगर मैंने पीछे रिसेंटली देखा कुछ मैचेस में की है, जो आपका प्राइम बॉलर जिसको हम मानते हैं, अभी स्टिल वी एडमिट दैट थिंग, बट कंसिस्टेंट नहीं है वो भी। तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों की इंक्लूजन बहुत नेसेसिटी है? जिस तरह वहाब का भी बात करें और आमिर की भी इवन तो बात करें, तो बात करने में क्या मसला? चले उसने भी एग्रेसिव होकर एक डिसीजन लिया, बोर्ड को बैठना चाहिए था ना। मेरा ख्याल है प्लेयर बोर्ड से बड़ा है ना, प्ले बोर्ड अकेला कुछ है, उस बोर्ड की भी वक़्त तो प्लेयर के साथ है ना। तो दोनों इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, तो उसमें ब्रिज का रोल किसने अदा करना था? और इन दोनों की इंक्लूजन का क्या देखते हैं, आपको कितनी नेसेसिटी है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के हवाले से? इसमें एक प्लेयर और हम इंक्लूड कर लेते हैं, शोएब मलिक को भी कर लेते हैं, 3 प्लेयर। तीनों का नाम लिया। हाँ जी। इसमें ये है कि ये PSL के जो बकिया माना मैचेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन तीनों के लिए भी, इनकी फ्रेंचाइज के लिए भी और इनके लिए भी। और ये अगर परफॉर्म करते हैं ना तो बहुत हाईलाइट होंगे, क्योंकि टीम अभी अनाउंस हो चुकी है जी ठीक है ना, और इस PSL के बाद जाएगी। लेकिन जो अगर तीनों ने परफॉर्म करना शुरू हो गया, सोशल मीडिया हमारा कंपेन जो होती है ना, एक बिल्डअप शुरू हो जाएगा। अगर 5 आउट 4 आउट करता है, आमिर करते हैं या वहाब रियाज करते हैं, साथ में शोएब मलिक एक अच्छी इनिंग खेल लेते हैं, तो बिल्डअप तो शुरू हो गया वर्ल्ड कप का। तो इन तीनों के लिए इस PSL में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि इनमें से 2 प्लेयर्स होंगे। अच्छा, तो राशिद भाई ये अनजस्टिफाइड नहीं था कि अगर आप कुछ मैचेस का वेट कर लेते, आप वीज़ाज तो आपने लगवाए होते हैं मल्टीपल प्लेयर्स के, तो मोस्टली इनके भी वीज़ाज लगा देते और इनके पास यही एक ऑप्शन थी, क्राइटेरिया था। PSL भी हो रहा है लकीली, तो ये अपनी इनकी परफॉर्मेंस देख लेते और फिर आप टीम अनाउंस कर देते, को वीक पहले कर देते, एटलीस्ट 18 या 20th की डेट तक अनाउंस कर देते। ये ज्यादती नहीं की PCB ने?
हो सकता है कि वर्ल्ड कप की टीम बना ली है, इसलिए इनको अभी रेस्ट दिया जा रहा है। ये भी ठीक बात है, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राशिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। होपफुली हमने भी बहुत एंजॉय किया और हमारे व्यूवर्स ने भी आपकी गुफ्तगू बहुत एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रहमत देंगे। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।